देखिए, मैं वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो आपके रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ। और ये छोटा सा वीडियो आपकी ट्रेडिंग में चल रहे लगभग हर तरीके के स्ट्रगल को खत्म कर सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए स्ट्रगल नहीं करते कि उनको मार्केट की नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि उनको जो मार्केट की नॉलेज है वो उसको सही तरीके से कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते, उसका एग्जीक्यूशन सही से कर ही नहीं पाते। कोई अपने स्ट्रेटेजी के रूल फॉलो नहीं कर पाता, कोई अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पाता, किसी को यही समझ नहीं आता कि मेरी स्ट्रेटेजी किस कंडीशन में अच्छा काम करती है, किस कंडीशन में खराब काम करती है। कोई अपनी साइकोलॉजी से परेशान है, कोई अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहा। तो चलिए डिकोड करते हैं एक ऐसी प्रोसेस को जिसको आप फॉलो करके इन सभी तरीके के स्ट्रगल्स को खत्म कर सकते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान जो कुछ भी आप मार्केट के बारे में सीखते हैं उसके दो फेज होते हैं। पहला फेज एक्सप्लिसिट लर्निंग का होता है, दूसरा फेज इम्प्लिसिट लर्निंग का होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ फेज 1 वाली लर्निंग करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अब हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको लर्निंग के हमेशा ये दोनों फेज पार करने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि फेज 1 में आपको क्या समझना पड़ता है और फेज 2 में आपको किस तरीके की लर्निंग करनी पड़ती है। तो देखिए, पहले समझते हैं कि एक्सप्लिसिट लर्निंग क्या होती है। देखिए, एक्सप्लिसिट लर्निंग का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है कि कॉन्शियसली और पूरे फोकस के साथ में ऊपर ऊपर से कोई कॉन्सेप्ट समझना। जैसे कि आप जो है मार्केट में जब आते हो तो आप मार्केट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो। इसके अंदर आप वेरियस टाइप्स की चीज़ें सीखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडल पैटर्न्स, लिक्विडिटी, एसएमसी स्ट्रेटेजी, फेयर वैल्यू गैप्स, इकोनॉमिक डेटा इम्पैक्ट, न्यूज़ इम्पैक्ट। तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स के आप वेरियस टाइप्स के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजीज वगैरह सीखते हो। ओके, उसके बाद में आप स्ट्रेटेजी अपने लिए एक स्ट्रेटेजी फाइनल कर लेते हो कि ये स्ट्रेटेजी मेरे को ठीक लग रही है, उसके रूल्स आप समझते हो। ओके, उसके बाद में आप रिस्क रिवॉर्ड के रूल्स अपने लिए डिसाइड करते हो कि मैं ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा। आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में समझते हो। लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए, है ना। ये एक्चुअल में रियल लर्निंग है ही नहीं, ये आपका मार्केट के लिए एक एक्सपोजर है कि मार्केट फंक्शन किस तरीके से करती है, आपको मार्केट में काम कैसे करना होगा, ये आपको ये गाइडेंस देती हैं चीज़ें। ठीक है, एक्सप्लिसिट लर्निंग आप करते कहाँ से हो। ठीक है, ये वेरियस टाइप के पाथ्स हैं जहाँ से बहुत सारे लोग ये सभी लोग लर्निंग करते हैं। जैसे कुछ लोग यूट्यूब से सीखते हैं, कुछ लोग बुक से समझ जाते हैं, कुछ लोग कोर्सेस लेते हैं, कुछ लोग पर्सनल मेंटोरशिप लेते हैं। तो डिफरेंट जगहों से ये लर्निंग लोग मार्केट के बारे में करते हैं। लेकिन आप कहाँ से लर्निंग करते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि जहाँ से भी आप सीखेंगे आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपको लगेगा कि अब आप कुछ प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी लर्निंग का पार्ट 1 है, फेज 1 है। उसके बाद में एक्चुअल कहानी शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी की। अब मान के चलिए कि 10 लोग ये सारी ट्रेडिंग नॉलेज लेने के लिए सेम जगह से एक सेम कोर्स बाय करते हैं। अब उन सभी की जो ट्रेडिंग नॉलेज है वो बिल्कुल सेम है, पर क्या उनका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, बाकी सभी लोग फेल हो जाएंगे। और जो लोग सक्सेसफुल होंगे और जो फेल हो जाएंगे उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होगा, और वो ये होगा कि फेज 1 की नॉलेज लेने के बाद में फेज 2 की जो लर्निंग है वो उन्होंने कैसे की है। तो चलिए अब समझते हैं कि फेज 2 की लर्निंग में करना क्या होता है। देखिए, फेज 2 की जो लर्निंग है उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको करना ये होता है कि आपको सैकड़ों बार जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनको बार बार रिपीट करना होता है। देखिए, आपने एक स्ट्रेटेजी सीख ली, उसके बाद में आपको एक ही सेटअप को बार बार चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करना है और ट्रेड करना है। ऐसा आपको कम से कम 300, 400, 500 बार करना है। जब आप एक ही सेटअप को बार बार ऑब्जर्व करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस सेटअप को फिल्टर कर लेता है कि कब ये सेटअप परफेक्ट होता है, कब ये खराब होता है, किन किन सिचुएशन में ये बेस्ट काम करता है, किस में खराब काम करता है, कब एंट्री इसकी परफेक्ट होती है, कब खराब एंट्री होती है, किस टाइप की एंट्री। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चार्ट सेट हो जाता है। उसके बाद में देखिए, आपको दिमाग नहीं लगाना होता, आप चार्ट के ऊपर आते हो
और आपका जो सेटअप है वो आपको एक बार में शो हो जाता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता सेटअप के ये सही सेटअप है या नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो सेट हो चुका है चार्ट। ठीक है, तो यही फर्क होता है एक बिगिनर में और एक एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होता है उसमें, जिसने उस चार्ट को हजारों बार प्रैक्टिस किया होता है उस सेटअप को, उसको वो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लीन दिखाई देती है, और जो शुरुआत में जिसने सीखा होता है वो सेटअप, उसको हर जगह पे कंफ्यूजन दिखाई देती है। ये कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि बार बार एक ही सिस्टम को आपको रिपीटेडली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिपीटेडली फिल्टर करना पड़ेगा, और ये भी आपका एक लर्निंग पार्ट है। अभी आप करते क्या हो, आपने एक स्ट्रेटेजी सीख ली तो 10 ट्रेड लोगे, 20 ट्रेड लोगे, उसके बाद में थोड़ा सा लॉस हो गया, अब बोलोगे यार स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, कुछ और सीखने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज सीखोगे, फिर उसको थोड़ा सा ट्रेड करोगे, फिर थोड़ा सा लॉस हो गया, फिर जंप कर जाओगे, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, कूदने लग जाओगे। तो अभी आप जंप करते रहते हो, तो आपको जब तक आप एक ही स्ट्रेटेजी को, एक ही सिस्टम को बार बार रिपीट नहीं करोगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है, राइट। अब अगला स्टेप आपकी लर्निंग का ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है वो एक सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट, प्रूवन सिस्टम है या नहीं है, इसको मैं लंबे समय तक कैरी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और ये पता करने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको अपनी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखिए, जब भी आप पहला ट्रेड करना स्टार्ट करो, पहले दिन से ही आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, जिसमें आप जो 400-500 ट्रेड करोगे उस सभी का आपको डेटा मेंटेन करना है। उससे होगा ये, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मेरा जो सिस्टम है उसका विन रेट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मैंने कितनी बार अपने रूल ब्रेक किए हैं, जो मेरा खराब परफॉर्मेंस है वो किस लिए है, वो इम्प्रूव कैसे होगा। तो ओवरऑल एक डेटा आपको मिल जाएगा आपका कि एग्जैक्टली मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसा परफॉर्म ये कर सकता है और कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो जब ये सब आप कर लोगे तब आपकी इम्प्लिसिट लर्निंग कंप्लीट होती है। अब देखिए, ये सभी काम करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। देखिए, फेज 1 की नॉलेज मान लीजिए आपने 3 महीने में ली है, तो कम से कम फेज 2 की लर्निंग के लिए आपको 6 महीने देने पड़ेंगे, डबल टाइम देना पड़ेगा। और लोग इसको लर्निंग समझते ही नहीं है। फेज 1 की लर्निंग ली, कहीं से कुछ स्ट्रेटेजी सीखी और सोचते हैं कि चलो अब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करो। आपको अर्निंग के बारे में सिर्फ तब सोचना चाहिए जब ये इम्प्लिसिट लर्निंग आप कंप्लीट कर चुके हो, और अच्छे से, और डेटा के साथ में। और इस डेटा कलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो वीडियो में आपको आगे समझ में आएगा, राइट। अब देखिए, नॉर्मली मैं ये कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन अब जो मैं शेयर करने वाला हूं उसे स्किप करने की गलती आप मत करना, क्योंकि हम एग्जैक्टली अब ये देखने वाले हैं कि जब एक ट्रेडर इस पूरी लर्निंग जर्नी से गुजर रहा होता है तो वो किस किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करता है, क्या कैसे कैसे वो स्ट्रगल झेलता है, उन सभी स्ट्रगल्स को पार करके कैसे एक ट्रेडर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होता है। तो अब मैं आपसे अपने एक स्टूडेंट का रियल ट्रेडिंग जर्नल शेयर कर रहा हूं, और उसकी देखिए 83 ट्रेड्स का डेटा हमारे पास है, और इस डेटा की एनालिसिस हम करने वाले हैं। इस एनालिसिस के बाद आपकी जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का लगभग आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। तो हमारे पास इसकी 83 ट्रेड्स हैं, लेकिन ये 10-10 के हमारे पास 8 सेट्स हैं। ओके, हर एक सेट को हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हर एक सेट के बाद में उसका क्या थॉट प्रोसेस था। ठीक है, अगले नेक्स्ट 10 ट्रेड्स के लिए उसकी क्या प्लानिंग रही होगी, क्या साइकोलॉजी रही होगी। ठीक है, ये सब एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको कि उसको कौन से रूल्स फॉलो करने थे और उसने कौन सा डेटा इसमें फिल किया है, ताकि आपको अच्छे से ये पूरा डेटा समझ आए। ओके, देखिए, उसको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी थी और कोई स्ट्रेटेजी पे वो ट्रेड नहीं ले सकता था। ठीक है, FTC स्ट्रेटेजी का नाम है। रिस्क मैनेजमेंट उसको ये वाला सिंपली फॉलो करना था, यानी कि 0.5% का रिस्क लेना था पर ट्रेड। मैं बता दूं, यहाँ पे 5K का अकाउंट था उसका। 5K के अकाउंट पे 0.5% का रिस्क लेना था पर ट्रेड उसको। प्रॉफिट टारगेट मिनिमम आपको उसको 1:3 लेना था, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:3 फॉलो करना था मिनिमम उसको। मैक्सिमम पर ट्रेड जो कर सकता था वो 5 ट्रेड कर सकता था। ओके, और उसको सिर्फ एक ही ट्रेड मैनेजमेंट का रूल फॉलो करना था कि जैसे ही 1:2 अचीव हो जाए टारगेट, उसको कॉस्ट पे लाके अपने SL को कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना है, ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना, राइट। उसकी सिंपल कैलकुलेशन ये थी कि मैं 10 ट्रेड करूंगा
तो सिंपली अगर साथ में मैं गलत भी हो जाता हूं तो $25 का मैं पर ट्रेड एसएल ले रहा हूं तो $175 का मेरे को लॉस होगा। अगर सिर्फ 3 ट्रेड में 10 में से सही कर देता हूं 1:3 की, तो मेरे को $225 का प्रॉफिट होगा, यानी कि अल्टीमेटली मेरा जो अकाउंट है वो $50 प्लस में रहेगा। इस कैलकुलेशन के साथ वो आगे बढ़ा, राइट। तो चलिए अब समझते हैं कि पहली 10 ट्रेड में उसके साथ में क्या क्या हुआ। तो देखिए इस एक बार ये समझ लेते हैं कि फिल क्या क्या किया गया है। डेट है, ये स्क्रिप्ट है कि कौन से पेयर में ट्रेड ली गई है, बाय किया गया, सेल किया गया है, पीएनएल कितना था, ठीक है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, रिस्क रिवॉर्ड क्या लिया। जो भी हमने रूल्स अभी बताए थे वो रूल्स उसने इस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में फॉलो किए थे या नहीं किए थे, येस और नो। स्ट्रेटेजी एफटीसी ली थी नहीं ली थी, किस तरीके का सेटअप था, सेटअप का नेम लिख दिया यहाँ पे, और उस ट्रेड से कुछ पर्टिकुलर उसने लर्निंग ली है तो वो उसने यहाँ मेंटेन कर दी। तो ये डेटा उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो पहली 10 ट्रेड में देखते हैं कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही और क्या थॉट प्रोसेस रहा इस परफॉर्मेंस के बाद उसका। तो उसने ट्रेड लेना स्टार्ट किया ट्रेड 1 से, तो आप इसमें देख सकते हो कि पहली ट्रेड प्लस में, दूसरी प्लस में, तो 1 2 और 3 4, तो पहले 10 के सेट में उसकी 4 ट्रेड चल गई, यानी कि 30% विन रेट का उसका टारगेट था, लेकिन 40% आ गया और उसका अच्छा खासा अकाउंट पॉजिटिव में चला गया। तो उसका जो एंथुजियाज्म है, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो गया कि मतलब अब तो मतलब मैं डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ, तो अब तो बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अब तो ये अकाउंट ऊपर ही जाएगा, अब तो कुछ मजा आने वाला है, ठीक है, मुझे सीक्रेट मिल चुका है, अब मेरे को क्या करना है। ओके, इसने एनालाइज किया कि भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने डिसिप्लिन फॉलो किया था तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। 1-2 बार मैंने रूल्स भी ब्रेक किए अपने, फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 40% विन रेट आ गया मेरा, अच्छा खासा मेरा अकाउंट पॉजिटिव में चला गया, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, बढ़िया। ओके, तो सेकंड जब 10 अगला जो 10 का सेट में जो वो गया था, ठीक है, वो बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो समझ गया मैं खेल क्या खेल है ट्रेडिंग का। ओके, तो उसके बाद में उसने स्टार्ट किया दूसरा सेट। ओके, उसमें आप देखोगे यहां से 1 2 सिर्फ 2 ट्रेड चले उसके, यानी कि सिर्फ 20% विन रेट रहा उसका। लेकिन 20% विन रेट में उसको मायूसी हुई थोड़ी सी, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, 40% विन रेट आया था, अब तो सिर्फ 2 ही ट्रेड चली है 10 में से मेरी, ठीक है, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, मैं तो कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा मेरे को, इसका इस तरीके से थॉट प्रोसेस उसका यहाँ पे होने लग गया। लेकिन उसने एक काम अच्छा कर लिया था इसमें, उसने एक चीज नोटिस करी कि यार एक ट्रेड मेरी 1:6 की मैंने करी थी, जिसकी वजह से सिर्फ 20% विन रेट आने पर भी मेरा अकाउंट पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं गया है, ठीक है, ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने एक ट्रेड 1:6 की कर दी थी। उसने समझा कि भाई अगर मेरा विन रेट थोड़ा सा 30% से भी कम रह जाए, लेकिन मेरा कुछ ट्रेड मेरे ऐसे हो जो बड़े रिस्क रिवॉर्ड में ले लूं, तब भी मेरा अकाउंट पॉजिटिव रह सकता है, इतने सारे लॉस करने के बावजूद भी। तो उसने यहाँ से एक लर्निंग ली है, उसको लगा कि ठीक है 20% विन रेट है, फिर भी पॉजिटिव तो है, यानी कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड पे यार फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्यूरेसी पे थोड़ा और काम करते हैं, 20% विन रेट रह गया और अभी भी कॉन्फिडेंट है वो, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ता है वो तीसरे सेट में, ठीक है। तीसरे सेट में हम देखते हैं उसका कितना विन रेट आया, ठीक है, लगातार लॉस 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 लॉस, ठीक है। आप यहाँ पे बीच बीच में नोटिस करोगे कि देखिए कितनी बार उसने ऐसा रूल ब्रेक कर रहा है बार बार पे, यानी कि $25 का उसको एसएल लेना था, देखिए $5-6 का बफर उसने लिया होगा, यानी कि 25 की जगह उसने $30 का एसएल ले लिया, तो वो कोई मतलब रूल तोड़ना नहीं हुआ, ठीक है, इतना चलता है। लेकिन 25 की जगह $50 ले रहा है ये, तो मतलब कि इसने रूल तोड़ा है, तो यहाँ पे नो लिखा है, तो बीच बीच में इसने रूल तोड़े एसएल वाले के, ज्यादा मतलब एसएल को एक्सेप्ट ना करते हुए एसएल को शिफ्ट कर दिया, ज्यादा बड़ा एसएल ले लिया, $50 का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सेट में सिर्फ एक ही ट्रेड पॉजिटिव है, ये वाली, यानी कि 10 में से लगातार 9 ट्रेड पूरी तरीके से गलत हो गई, और पिछली ट्रेड भी आप देखोगे तो लगातार ये लॉस में चली रही थी, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8 9 ट्रेड लगातार उसकी लॉस में चली गई, सिर्फ एक ट्रेड पॉजिटिव, फिर से लगातार लॉस ही लॉस। अचानक से उसे रियलाइज हुआ यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो गलत समझ रहा था यार, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगातार लॉस ही लॉस हो रहा है। अब उसे यहाँ से स्ट्रेटेजी के ऊपर डाउट होना स्टार्ट हुआ, यार कहीं मैं स्ट्रेटेजी गड़बड़ तो नहीं यूज कर रहा हूँ, यार उसमें कुछ और चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है ना, कुछ और चीजें मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ और चीजें सीख लेता हूँ, तो मेरे और बेटर मेरा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ से उसका मोटिवेशन थोड़ा सा खत्म होने लग गया किस चीज के लिए, कि ये जर्नल लिखने के लिए,
कि यार लगातार लॉस ही होता रहता, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है ज्यादातर, क्या लिखूं मैं इसको, एक ट्रेड पॉजिटिव में गई है तो। लेकिन एक ट्रेड जो उसने ली थी वो 1:8 की ली थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा पूरे अकाउंट के ऊपर, क्योंकि उसने एक ट्रेड हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली कर ली थी, जो कि उसका प्लान था कि एक ट्रेड अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली हो जाती है तो काफी बड़े लॉस को रिकवर कर सकती है। ओके, लेकिन फिर वो डिमोटिवेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगले सेट में उसका क्या हुआ, ठीक है, अगले सेट में आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 लगातार 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट, और ये छठवीं ट्रेड 60% विन रेट लेके आ गया वो अगली ट्रेड में, और उसका कॉन्फिडेंस फिर से अगेन बहुत ज्यादा हाई कि मतलब जो है नहीं यार, मतलब स्ट्रेटेजी तो काम कर रही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, अब ये चलेगा, मेरे को सिस्टम समझ में आ चुका है, अब तो मैं आग लगा दूंगा। ठीक है, फिर से एंथुजियाज्म हाई हो गया। बस वो एक काम अभी तक अच्छा कर रहा था कि उसकी इतनी नेगेटिव ट्रेड्स के बाद भी उसने लिखना नहीं छोड़ा, वो कह रहा नहीं मैं कंटिन्यू करूंगा, उसको लिखूंगा और मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, देखूंगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, तो अब कॉन्फिडेंस फिर से आई, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी काम करने लगी। ठीक है, उसके बाद में अगला सेट आया, अगले सेट में 1 2 3 4 अगेन 40% विन रेट आया। ठीक है, यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया उसका कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से इस स्ट्रेटेजी में 30-40% बना सकता हूँ कंटिन्यूसली, बस मेरे को रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें भी उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया कि मतलब ठीक है, अब तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लिखूंगा, सब कुछ करूंगा, मेरा तो सेटअप काम कर रहा है, तो मेरे को डाउट करने की जरूरत नहीं है। फिर आया अगला सेट, अगले सेट में उसका जो जितना कॉन्फिडेंस उसने बिल्ड किया था, जितना प्रॉफिट उसने बिल्ड किया था, वो सारा धराशायी हो गया, और उसके लगातार 10 में से 10 ट्रेड लॉस चले गए। यहां से आगे अगेन वही हुआ कि मतलब मन नहीं कर रहा लिखने का, यार एक भी ट्रेड पॉजिटिव नहीं जा रही। ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल गया कि यार यहाँ तो प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी गड़बड़ हो रही है। और बीच बीच में ऐसा रूल भी उसने ब्रेक किया है थोड़ा सा प्रॉफिट करने के चक्कर में, $50 का ले लिया यहाँ पे, यहाँ भी $50 का ले लिया। ठीक है, अब उसको एक मैसिव लॉस हो गया, जितना उसने हाई विन रेट ले लेके जो प्रॉफिट बनाया था वो एक झटके में चला गया उसका। 10 ट्रेड ये ऊपर भी आप देखोगे तो ये 11 ट्रेड के बाद में 13 ट्रेड लगातार लॉस होने के बाद में ट्रेडर खत्म सा हो जाता है। स्टार्टिंग जो करता है ट्रेडर, उसको लगता है कि 13 ट्रेड लगातार, 13 ट्रेड से हमने प्रॉफिट नहीं देखा, प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी। इस समय साइकोलॉजी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उस समय कोई लिखने का मन नहीं कर रहा, उसका कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि नहीं ठीक है, मैं 100 ट्रेड तक इसको कंप्लीट करके लेके जाऊंगा। ओके, तो फिर उसने किया, फिर अगला सेट आया, अगले सेट में अगेन उसने 1 2 और 3 अगेन 30% विन रेट आ गया, और फिर से अकाउंट उसका पॉजिटिव में आ गया। ओके, तो फिर उसे लगा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सेट ऐसे आएंगे कि जिसमें मेरा एक भी ट्रेड नहीं चलेगा, लेकिन मैं अगर कंसिस्टेंट रहूं, अपने डिसिप्लिन को मैं फॉलो करता रहूं, इंटैक्ट रहूं, तो एक सेट ऐसा जरूर आएगा जिसमें मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा, जिसमें मैं 50% 60% विन रेट भी लेके आऊंगा, 30% विन रेट तो नॉर्मली आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसको लगा कि अब समझ में आएगा उससे कि मतलब अगर मैं कंसिस्टेंट रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच बीच में कोई लूजिंग स्ट्रीक आती है तो। ओके, और फिर वो आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अगला सेट आया, अगले सेट में 1 2 सिर्फ 20% विन रेट अगेन, लेकिन 20% विन रेट में उसने ये रियलाइज किया कि अगेन 1:6 की एक ट्रेड ली गई है, जिसकी वजह से 20% विन रेट पे भी उसका अकाउंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं गया है। उसको समझ में आया कि बीच बीच में बस मुझे रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, विन रेट कम भी मेरा आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। अब उसे ये बात धीमे धीमे समझ में आने लगी। ओके, उसके बाद में फाइनली उसने कुछ ट्रेड और करे, जो 83 ट्रेड्स है हमारे पास। तो अगेन अगले सेट में उसने 1:9 का एक ट्रेड किया, 2 ट्रेड लॉस में गए। ठीक है, अब उसे यहां तक एक कहानी समझ में आ गई कि अगर मैं सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड को संभाल लूं, बीच बीच में एक आध ट्रेड में हाई रिस्क रिवॉर्ड की कर दूं, और मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहूं, तो लगातार बहुत सारी ट्रेड में लॉस होने के बावजूद भी मेरा अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसको ये गेम थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई। ओके, अब ये गेम क्योंकि उसको बीच बीच में समझ में आ रही थी, इसकी वजह से उसने डिसिप्लिन अपना कैसे भी फॉलो कर लिया। ठीक है, क्यों, उसको पता चल गया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखता हूं मैं कि अगर मैं कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहता हूं तो होगा क्या। ओके, तो इस तरीके से उसने 83 ट्रेड्स किए, अल्टीमेटली उसका अकाउंट पॉजिटिव में रहा, जिसकी अब डेटा कंबाइंड डेटा हम देखने वाले हैं कि फाइनली डेटा उसका क्या रहा। राइट, तो अब देखते हैं कि 83 ट्रेड्स का उसका फाइनल आउटकम क्या रहा। अब देखिए उसके पास एक क्लीन डेटा है जिसको वो इजीली एनालाइज कर सकता है कि उसको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखिए उसका 60 ट्रेड्स में एसएल हुआ और 23 ट्रेड्स में उसको सिर्फ प्रॉफिट हुआ।
फाइनल जो विन रेट रहा उसका सभी ट्रेड्स में वो रहा 28% का। ओके, 15 बार उसने रूल्स ब्रेक किए, और जो मेनली उसने जो रूल ब्रेक किया वो किया अपना एसएल रूल, यानी कि $25 का उसको एसएल लेना था, लेकिन कभी उसने $50 का एसएल ले लिया, कभी $60 का, कभी $100 का। तो ये मेनली उसने रूल ब्रेक किया है, जो कि सबसे खराब रूल होता है ब्रेक करने के लिए। ओके, लेकिन फाइनली जो उसका पीएनएल जो रहा अकाउंट वो $125 पॉजिटिव में रहा, यानी कि 2.5% पॉजिटिव में। अब देखिए इस डेटा से उसको क्या समझ में आ रहा है, उसको ये समझ में आई बात कि भाई मैंने इतने बार रूल ब्रेक किया, इतनी गलतियां करी, इतनी बार मैं गलत हुआ हूं, इतने ज़्यादातर मेरे एसएल ही हुए हैं, सिर्फ 28% विन रेट है। इतना सब कुछ खराब करने के बाद भी फाइनली मेरा अकाउंट प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कुछ चीज़ें इंप्रूव कर दूं तो मेरा ड्रास्टिकली और ये डेटा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, यहां से उसका माइंडसेट इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। और थोड़ा सा एनालाइज उसने किया डिटेल में जाके, उसने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस ओवरऑल मतलब किस किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है मेरी परफॉर्मेंस का, कहाँ पे मैंने बेटर परफॉर्म किया है, कहाँ पे मैंने खराब परफॉर्म किया है। तो उसने आउट ऑफ 83 ट्रेड्स क्रिप्टो में 9 ट्रेड किए हैं, जिसमें उसका विन रेट 22% रहा। गोल्ड सिल्वर में 15 ट्रेड किए थे, जिसमें 13% विन रेट रहा। करेंसी पेयर्स में 27 ट्रेड किए थे, जिसमें 45% का विन रेट रहा। इंडाइसिस में जो स्टॉक इंडाइसिस है, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं, उसमें 30 ट्रेड किए थे सबसे ज़्यादा, और उसमें उसका विन रेट 23% रहा। लेकिन 23% विन रेट जरूर रहा इसका, कम रहा इसमें, लेकिन इसका रिस्क रिवॉर्ड सबसे हाईएस्ट था, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स थे उसके वो इंडाइसिस में थे। ओके, जो हमने ऊपर देखा भी था जर्नल के अंदर। ओके, अब उस डेटा से उसको क्लियरली पिक्चर समझ में आ रही है कि भाई मेरा सबसे खराब विन रेट गोल्ड सिल्वर में आ रहा है, यानी कि गोल्ड सिल्वर में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सेटअप ज़्यादा बेटर काम नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं करेंसी पेयर्स पे ज़्यादा फोकस लगाऊं, क्योंकि हाईएस्ट विन रेट मेरा ज़्यादा आ रहा है। इंडाइसिस में मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करूँ विन रेट को, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई है, तो थोड़ा सा विन रेट इंप्रूव हो जाता है इसमें, तो इसमें और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता हूँ मैं। गोल्ड सिल्वर में मेरे को थोड़ा सा और पेशेंस के साथ में ट्रेड लेनी है, और रिफाइनमेंट के साथ में ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना है इसके अंदर। ठीक है, क्रिप्टो में ये 22% विन रेट है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आया जा सकता है, 30% प्लस किया जा सकता है थोड़े से रिफाइनमेंट से। तो एग्जैक्ट उसके पास ब्रेकडाउन आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस उसके पास में आ गया कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ, कौन से पेयर्स में क्या कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे बेटर काम करती है, कहाँ पे खराब काम करती है। तो जब ये डेटा वो एनालाइज कर लेगा, ठीक है, अब उसके पास एक सॉलिड अगले नेक्स्ट ट्रेड्स, अगले 100 ट्रेड जो करेगा उसके लिए एक सॉलिड प्लान है उसके पास। ओके, अब देखिए उसके सारे डाउट खत्म हो गए हैं। पहला डाउट उसके स्ट्रेटेजी का था कि स्ट्रेटेजी मेरी काम करती है नहीं करती है, वो डाउट खत्म हो चुका है। अब उसे पता है कि मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी का विन रेट क्या निकल के आता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, कौन से एसेट पे अच्छा काम करती है, कौन से पे खराब काम करती है, मैं कौन सी चीज़ इंप्रूव कर लूँ तो वो स्ट्रेटेजी मेरी और बेटर विन रेट देगी। तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड उसके डाउट्स खत्म हो गए। दूसरा डाउट होता है डिसिप्लिन का, यार मैं डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहा। अब उसको ये समझ में आया कि इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी मेरा अकाउंट पॉजिटिव रह सकता है थोड़े से डिसिप्लिन फॉलो करने से। अगर ये जो मैं रूल ब्रेक नहीं करूँ, ठीक है, चुपचाप, भले ही मुझे लॉस हो रहा है, लगातार मैं अपना काम करता रहूं चुपचाप, तो फाइनली मेरा अकाउंट हमेशा पॉजिटिव में हो सकता है। क्योंकि जब इतनी गलतियां करने पे मेरा अकाउंट पॉजिटिव है, तो अगर मैं थोड़ी सी गलतियां ना करूं तो मेरा अकाउंट अल्टीमेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म दे सकता है। तो इसको एक ये आया। ठीक है, तो अब वो अगले 100 ट्रेड में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाएगा, और ये इसी प्रोसेस को जब वो 8 से 10 बार रिपीट करेगा, तो वो कोई तरीका ही नहीं है उसको रोकने का। एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर से, ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर से, एक लर्निंग ट्रेडर से, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। राइट, तो ये एक प्रोसेस होता है एक ट्रेडर का, जिस प्रोसेस से गुजर के एक ट्रेडर ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, तो देखिए अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस करियर की तरह लेते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से जल्दी गुजर लेना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहोगे, कोई कहीं से आके कोई आपको फॉर्मूला पकड़ा दे और आप अगले दिन से ही प्रॉफिट कमाने लगो, तो इस चक्कर में आपके 3 से 4 साल कब बर्बाद हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।